हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज बलेंद्र प्रताप सिंह। क्लास 10th के विज्ञान के एक और नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया था कि मैं पहले सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म करूंगा, फिर आखिरी में करेंगे न्यूमेरिकल्स, और कल हमने यूबीएफ में रिलेशन पढ़ लिया है। तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आज हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पे रेखीय आवर्धन या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन इसको दिखाते हैं स्मॉल एम से। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या? रेखीय आवर्धन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। और लीनियर मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन को हमेशा किससे दिखाते हैं? स्मॉल एम से दिखाते हैं। आपको ध्यान रखना है। होता क्या है? बहुत सिंपल है। रेखीय आवर्धन दर्पण में भी था, वही चीज यहाँ पे लेंस में भी है। रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई से वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है। रेखीय आवर्धन क्या होता है बच्चों? प्रतिबिंब की लंबाई से वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है। ये अलग बात है कि वहां पे निगेटिव साइन आता था फॉर्मूले में, यहाँ पे कोई भी निगेटिव साइन नहीं आता है हमारे रेखीय आवर्धन के फॉर्मूले में। तो जब भी दर्पण में आप रेखीय आवर्धन निकालो तो वो फॉर्मूला लगाओ, m बराबर माइनस v बाई यू या फिर माइनस एच डैश अपॉन एच, जो भी वहां पे लिखा है जाके देखो, वो थोड़ा अलग है। माइनस साइन है, यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं आएगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन सिंपली आप समझिए कि लेंस में रेखीय आवर्धन मीन्स व्हाट, क्या? लेंस में रेखीय आवर्धन का मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात। ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अतः आप सिंपली कह सकते हो कि रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। और इसको दूरी से भी रिलेट कर सकते हो, वो होता है बराबर प्रतिबिंब की लंबाई ना लिख करके तुम दूरी लिख दो तो प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की लंबाई ना लिख के दूरी लिख दो वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी मतलब आप लंबाई में अनुपात निकाल दो या फिर दूरी में अनुपात निकाल दो, बराबर ही आएगा। बात एक ही है, वो रेखीय आवर्धन मैग्निफिकेशन ही कहलाएगा। तो इसको आप अच्छे से अगर थोड़ा और सिंपल वे में लिखो तो आप क्या लिख सकते हो? रेखीय आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन m बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई सपोज दैट h डैश थी अपॉन वस्तु की लंबाई, मान लो हाइट कितनी है? h है, ऊंचाई लंबाई h से दिखा लो तो h डैश अपॉन h बराबर प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाते हैं बटे वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं? u से दिखाते हैं, आपको पता है। तो मैग्निफिकेशन यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आ गया, m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू v बाई u। तो उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। और ये फॉर्मूला आप जब भी लगाएंगे बच्चों, चाहे आप ऊपर वाला लगा लीजिए चाहे आप नीचे वाला लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो याद होता है आसानी से याद कर लो। जब भी ये फॉर्मूला आप लगाओगे, आप एक चीज जरूर ध्यान देना, यूज साइन कन्वेंशन। इसमें भी अगर ये हिंदी एक ही बात है, बस मैंने आसान लैंग्वेज में इसको लिख दिया, यहां पे भी लिखी लो यूज साइन कन्वेंशन। मतलब कि चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना है। जब भी आप लंबाई लिखोगे प्रतिबिंब की वस्तु की, देख लेना पॉजिटिव साइन में है कि नेगेटिव साइन में। जब भी आप दूरी लिखोगे प्रतिबिंब की वस्तु की, देख लेना पॉजिटिव साइन में कि नेगेटिव साइन में, तब जाके आपका जो रेखीय आवर्धन निकल पाएगा वो सही निकल पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन का यूज करना, इसलिए मैंने लिख भी दिया यूज साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। रेखीय आवर्धन बहुत इजी था। इसमें एक चीज देख लो आप, रेखीय आवर्धन ये एक चीज मैं दिखा देता हूं। अगर मैग्निफिकेशन m आता है बच्चों, इसका मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन m आया तो यहां पे देखना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? h डैश अपॉन h है, h डैश अपॉन h है। मैग्निफिकेशन अगर 1 आया तो 1 बराबर क्या लिख सकते हो? h डैश अपॉन h। यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? h करने h बराबर इसके बटे भी एक मान लो तो h डैश में से गुणा होगा तो h डैश यानी h डैश। h बराबर किसके आ गया? h डैश के। h बराबर क्या आ गया? h डैश आ गया। इट मींस कि मैग्निफिकेशन अगर m आया तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होगी। अगर मैग्निफिकेशन m आया, यहां पे लिख दो इफ माने होता है यदि। इफ m इज इक्वल्स टू 1 तो m बराबर h डैश अपॉन h होता है। m का वैल्यू 1 रखोगे तो पक्का h डैश अपॉन h यानी h बराबर h आ गया, सॉरी h बराबर h डैश आ गया। ये रिलेशन क्या बता रहा है बच्चों? ये रिलेशन बता रहा है कि अगर कभी लेंस में मैग्निफिकेशन 1 आता है तो उसका मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के ठीक बराबर है। अगर कभी ऐसा होता है बच्चों, इफ m ग्रेटर देन 1, अगर m 1 से ज्यादा आता है, m क्या होता है? 1 से ज्यादा आता है, तो m 1 से बड़ा है, m 1 से बड़ा है। और m बराबर क्या होता है? h डैश अपॉन h होता है। भाई m बराबर क्या होता है? h डैश अपॉन h होता है। m जो है वो 1 से बड़ा है, यानी ये 1 से बड़ा है, यानी कि ये भी जो रिलेशन होगा h डैश अपॉन h होगा, ये भी बड़ा होगा किससे? 1 से। भाई दोनों बराबर है ना, दोनों m बराबर क्या है? h डैश अपॉन h है।
m मैंने कहा 1 से बड़ा है, तो अगर ये वाला 1 से बड़ा है तो ये चूंकि इसी के बराबर है तो ये भी 1 से बड़ा होगा। h डैश अपॉन h बड़ा होगा किससे? 1 से। इसके बटे भी 1 कर दो, फिर ये गुणा कर दो तो h डैश ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? h डैश में 1 से गुणा करो तो h डैश ग्रेटर देन, बराबर रहता तो तुम बराबर लगाते, ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन लगाते, h में 1 से गुणा कर दो तो h डैश क्या आ गया? ग्रेटर देन h आ गया। मतलब क्या निकल के आता है बच्चों कि अगर कभी भी तुम जब सवाल में मैग्निफिकेशन निकालना, वो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आ गया तो तुम समझ जाना कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो ग्रेटर देन है, ज्यादा है किससे? वस्तु की लंबाई से। एक केस और है, यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं, तुम लिख लेना अपने हिसाब से, या चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। एक केस और है, इफ m लेस देन 1, m लेस देन 1 है और m क्या है? h डैश अपॉन h है। अगर ये लेस देन 1 है तो पक्का है ये और ये दोनों बराबर हैं, तो पक्का है h डैश अपॉन h जो है वो भी लेस देन 1 होगा। इसके बटे 1 करके फिर गुणा कर देना, h डैश में 1 से गुणा करना तो h डैश, और ये लेस देन का साइन है तो लेस देन लगा देना, h का 1 से गुणा करना तो h हो जाएगा, यानी कि h डैश लेस देन h हो गया। यानी कि बच्चों प्रतिबिंब की लंबाई इस केस में वस्तु की लंबाई से क्या होगी? छोटी होगी। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखिए इतना डीप एनालिसिस कोई नहीं कराता है, बहुत ही मतलब एक एक पॉइंट लेके मैं चलता हूं, एक छोटी बड़ी बात बताता हूं आपको, हर एक छोटी बड़ी बात बताता हूं। पर ये बड़ी दुख की बात है कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, वाकई में मेहनत नहीं कर रहे हो, और जो तुम्हारे दिमाग में भ्रम है ना, यहाँ वहां भटक रहे हो, भटकते रह जाओगे पूरे जीवन। नहीं तो कह रहा हूं जितना मैं कह रहा हूं उतना करना सीख जाओ, और पढ़ना लिखना है तो जो कह रहा हूं उसको फॉलो करो, और नहीं तो बर्बादी तय है। यहाँ पे क्या बताया मैंने कि भाई मैग्निफिकेशन का तो हमें सब कुछ पता लग गया। हमने क्या देखा कि एक स्पेशल एनालिसिस की मैंने बताया कि अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो समझ जाना कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आता है अगर किसी सवाल में, समझ जाना कि प्रतिबिंब की लंबाई ज्यादा है किससे? वस्तु की लंबाई से। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आता है तो समझ जाना कि प्रतिबिंब की लंबाई कम है, छोटी है किससे? वस्तु की लंबाई से, वस्तु की लंबाई से। ये एनालिसिस सवाल लगाने में बहुत यूजफुल है, और साथ के साथ आपका जो दिमाग का ग्रोथ होता है इन चीजों को सोचने से, वो तो अलग ही है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए फटाफट से ये आप लिख लीजिए पूरा का पूरा नोट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल में, आराम से घर बैठ के लिखिएगा। जरूरी नहीं है कि अभी आप वीडियो को पॉज करें और अभी आप नोट्स लिखना शुरू कर दें। जब कोई इंपॉर्टेंट चीज है आप रफ पे लिख लो, उसको थोड़ा समझो ताकि लेक्चर आगे समझ में आए। पहले लेक्चर को पूरा ध्यान से बिना रोके जितने देर का पूरा कंप्लीट करो, चीजों को पूरा समझो, और फिर उसके बाद में जो तुमने स्क्रीनशॉट लिया है आराम से बैठ के नोट्स बनाओ, और प्रॉपर नोट्स बनाओ। कुछ इतने नालायक बच्चे हैं, इतना गंदा नोट्स बना रहे हैं कि मैं क्या बोलूं। मतलब यहाँ पे साफ साफ एक एक मात्रा, इंग्लिश के वर्डिंग और सब चीज एरो लगा के बोर्ड पे लिख के तुम्हें दिया जा रहा है, फिर भी इतने नालायक हो कि तुमसे बोर्ड पे लिख के यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके कॉपी नहीं किया जा रहा है। साफ साफ तुम हाई स्कूल में पास कैसे हो जाओगे मुझे तो ये नहीं पता लग रहा है। कॉपी नहीं कर पा रहे हो कि एग्जैक्ट जो सर ने जैसे लिखा है वो साफ साफ मात्राओं में गलती, किसी ने एरो नहीं लगाया, किसी ने यूज साइन कन्वेंशन नहीं लिखा। भाई यूज साइन कन्वेंशन नहीं लिखोगे फिर बाद में तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इसमें साइन कन्वेंशन का यूज करना है कि नहीं करना है? तो पता नहीं क्या है, कैसे पढ़ रहे हो। देख लो भाई, जो अच्छे बच्चे हैं कम से कम जो मैं कह रहा हूँ फॉलो करो, अगर लाइफ में कुछ करना है, नहीं तो फिर जाओ जो मर्जी वो करो। फिलहाल नोट्स ये लिख लो, फिर अभी इसके आगे बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आगे हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारे पास लेंस की क्षमता, या फिर इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता या फिर पावर ऑफ लेंस, P फॉर पावर। चश्मे में तुमने देखा होगा ना, तुम आमतौर पे पूछते हो कि चश्मे में आपके कितना पावर है या कितनी पावर का चश्मा है। ठीक है, वही पावर है ये वाला, ठीक, कुछ भी अलग नहीं, वही पावर है। यानी कि अभी हम जानने वाले लेंस की क्षमता के बारे में, यानी पावर ऑफ लेंस के बारे में, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं? P से। पावर ऑफ लेंस का पहला वर्ड P और दिखाते भी हैं P से। लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता बहुत सिंपल है बच्चों, फोकस दूरी का उल्टा। फोकस दूरी का जो उल्टा होता है वही होता है लेंस की पावर। यानी कि P बराबर 1/f, P यानी कि पावर बराबर 1/f, 1/f, यानी फोकस दूरी का उल्टा उस लेंस का पावर कहलाता है। तो इसलिए यहां पे देखिए डेफिनेशन में भी क्या लिखा हुआ है कि किसी लेंस की क्षमता यानी कि पावर लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम, प्रतिलोम यानी कि उल्टा, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको रेसिप्रोकल, इंग्लिश में कहते हैं इसको रेसिप्रोकल। तो प्रतिलोम के बराबर होती है, जबकि हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो। ये वाली बात तो एकदम कंठस्थ कर लो, जबकि फोकस दूरी, ये लिखा हुआ मीटर में नापी गई हो, फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। अगर फोकस दूरी
लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है या फिर मिलीमीटर में दिया हुआ है और आपने P बराबर 1/f लगाया और f की जगह पे वो सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर में दिया हुआ फोकस दूरी रख दिया, आपका सवाल गलत हो जाएगा। फोकस दूरी ऑलवेज किस में रखना है? मीटर में रखना है, लिखा हुआ स्पष्ट, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। ये नापी गई हो है भाई, नापी गई हो। तो यानी कि आपको क्या करना है? पावर ऑफ अ लेंस कैसे निकालना? P बराबर 1/f करके प्रतिलोम यानी कि फोकस दूरी का प्रतिलोम यानी कि रेसिप्रोकल यानी कि उल्टे के बराबर होता है, बशर्ते फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। इसलिए यहां पे देखो फॉर्मूला बना है P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, लेकिन f किस में है? मीटर में। f किस यूनिट में है? मीटर में है, ये आपको ध्यान रखना है। और पावर ऑफ अ लेंस की जो यूनिट होती है, पावर की जो यूनिट होती है बच्चों, वो मात्रक की बात करें वो डायोप्टर होती है। डायोप्टर यहां पे लिखा हुआ है डायोप्टर, इंग्लिश में भी डायोप्टर, हिंदी में भी डायोप्टर। तो यूनिट अगर कोई पूछे पावर की यूनिट क्या होती है तो वो होती है डायोप्टर, DIOPTRE, डायोप्टर। डायोप्टर जैसे चश्मे में 2.5D का पावर है, 3.5D का पावर है, 1.0 का पावर है, देखो 1.0, 2.0, 2.4, 1.5 कुछ भी, या फिर कुछ लोगों का माइनस में होता है, -1.2, -1.3, -1.0, -1.5। ये यूनिट किस में होता है? वो डायोप्टर में होता है। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे चश्मे का पावर 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, 2.5 यूनिट है, वो एक्चुअली में किस में होता है? वो डायोप्टर में होता है। तो यूनिट इसकी क्या होती है? डायोप्टर होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देख लो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव, मैं आपको लिखवा चुका हूं, कल समझा भी चुका हूं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव, तो अगर f पॉजिटिव यहां पे रखोगे तो 1/f भी जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए पावर भी किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, इसलिए उत्तल लेंस की पावर भी ऑलवेज कैसी आएगी? पॉजिटिव में आएगी। मैंने लिखा है पावर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। ओके, तो जब भी किसी का पावर, अगर चश्मे का पावर पॉजिटिव है तो तुम समझ जाना उनके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होगा? उत्तल लेंस। दुकान खोल सकते हो। अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऑलवेज निगेटिव होती है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऑलवेज निगेटिव होती है। अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पे 1/f में तुम निगेटिव रखोगे तो एक तो पॉजिटिव है बटे निगेटिव, तो पॉजिटिव बटे निगेटिव क्या होगा? निगेटिव होगा, माइनस में होगा। जब भी हल करोगे इसको तो वो उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा, इसलिए पावर भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। दैट्स व्हाई पावर इज इक्वल्स टू व्हाट? निगेटिव। तो अगर किसी के चश्मे का पावर निगेटिव है, इसका मतलब उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा है? अवतल लेंस लगा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, दैट्स वाई पावर भी उत्तल लेंस की पॉजिटिव में होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव, दैट्स वाई अवतल लेंस की जो पावर होगी वो किस में होगी? निगेटिव में होगी। तो पावर भी किस में आ गई? निगेटिव में आ गई। ठीक है, और यहां पे साइन के साथ पहली बात तो मीटर में रखना है आपको, और चिन्ह आपको, अगर f पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, f निगेटिव है तो निगेटिव आपको रखना है। तो पावर पॉजिटिव है तो उत्तल लेंस, पावर नेगेटिव तो अवतल लेंस, आप समझ जाना। अदरवाइज अगर उत्तल लेंस है तो पावर पक्का पॉजिटिव होगा, अवतल लेंस तो पावर पक्का निगेटिव होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। एक नोट पॉइंट भी आपको दिख रहा होगा, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नोट पॉइंट क्या बच्चों? कि कोई लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ता है, मतलब जितना अधिक वो प्रकाश की किरणों को टर्न करता है, जैसे ये लेंस है, यहां से कोई समांतर आई, कोई होगा जो इतना ही मोड़ेगा, कोई लेंस होगा जो इतना मोड़ देगा, कोई लेंस होगा जो इतना मोड़ देगा, कोई लेंस होगा जो और कम मोड़ेगा। तो जो जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी अधिक होती है, यानी कि ये टर्निंग जितना ज्यादा करेगा उसकी पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये नोट पॉइंट था, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। बहुत आसान सी बात है, याद रखना। आपको क्या याद रखना भाई? कि कोई लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी थी। अच्छा, क्षमता अधिक कब होगी बच्चों? P इज इक्वल टू 1/f होता है, आप सभी को पता है। ओके, P इज इक्वल टू 1/f होता है। देखो, अगर f बढ़ेगा, अगर f क्या हो गया? बढ़ गया। f बढ़ने का मतलब है जैसे पहले 10 था, अब बढ़ के कितना हो गया? सपोज दैट 20 हो गया। तो 1/10 भाग दोगे 0.1 आएगा, और 1/20 भाग दोगे तो कितना आएगा? दशमलव बढ़ा के 0 भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के 0, 20, 25, 100, 0.05 आएगा। तो तुम देख रहे हो कि 10 से ये फोकस बढ़ के 20 हो गया, लेकिन 1/10 जो है वो घट के 0.1 से 0.05 हो गया। यानी कि हमें क्या समझ में आता है बच्चों? ये लॉजिक समझ में आ गया होगा भाई। बट मतलब फोकस को बढ़ा दो, फोकस को बढ़ा दो। देखो एक बार और देखो भाई, समझना बहुत जरूरी है।
1/10 था, फोकस पहले 10 था, अब फोकस बढ़ के 20 हो गया। तो पावर क्या होता है 1/f, तो पावर कितना होगा, पावर ये तो 0.1 होगा, भाग दोगे तो, और ये 0 बढ़ा के 0 बढ़ा के और 20 25 100.05 होगा, यानी कि पावर देखोगे तो घट गई, यानी कि फोकस बढ़ेगा। हर में कोई चीज बढ़ाओगे, जितनी बड़ी संख्या से भाग दोगे, भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उतना छोटा आएगा, यानी कि पावर उतना कम आएगा, तो फोकस बढ़ेगा तो पावर कम होगा, और फोकस घटेगा तो पावर क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। यानी कि जिसके लेंस का पावर बहुत ज्यादा होगा उसके लेंस में जो फोकस दूरी होगी वो कम होगी, जिसके लेंस का पावर कम होगा उसके लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो बड़ी होगी, फोकस दूरी बड़ी होगी। फोकस दूरी बड़ी होने का मतलब क्या, जिस भी स्फेरिकल मिरर का वो भाग होगा, वो लेंस जिस भी स्फेरिकल मिरर से बनाया गया होगा वो बहुत बड़ा होगा तो फोकस दूरी बड़ी होगी। फोकस दूरी बड़ी अगर हुई, फोकस दूरी बड़ी हुई तो उस लेंस का पावर कम होगा, लेंस का पावर कम होगा तो प्रकाश की किरणों को कम मोड़ेगा। और अगर लेंस छोटा हुआ तो फोकस दूरी, लेंस भाई स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल जो भी स्फेरिकल पार्ट है जिससे तुम लेंस बना रहे हो, वो स्फेयर अगर छोटा हुआ तो फोकस दूरी भी कम होगी, और फोकस दूरी कम होगी तो पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। और पावर ज्यादा होने का मतलब फोकस दूरी कम, यानी कि ज्यादा कर्व होगा लेंस में, छोटा बनेगा। जिस भी स्फेरिकल, भाई किसी न किसी से तो काट के बनाते हैं ना उसे, ये किसी, देखो ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसमें जब काट के बनाओगे इसको तो इसकी फोकस दूरी कम आएगी, इसको बनाओगे तो इसकी फोकस दूरी ज्यादा आएगी। तो जितने बड़े वाले स्फेयर से बनाओगे उतना बड़ा फोकस दूरी तो पावर कम, छोटा फोकस दूरी तो पावर ज्यादा, और पावर ज्यादा होगा तो प्रकाश किरणों को उतना ही अधिक टर्न करेगा। वही नोट में लिखा है कि कोई लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी अधिक होती है। क्षमता अधिक होती है मतलब फोकस कम होता है, मतलब छोटे स्फेयर से बना होता है। क्षमता कम होती है मतलब फोकस दूरी ज्यादा होता है, मतलब बड़े स्फेयर से बना होता है। तो ये सब डीप एनालिसिस मुझे लगता है कि अच्छा 10 में आ गया हो तो आपको करना चाहिए। अगर आपको पसंद आता हो ना तो फटाफट लाइक का बटन दबा दिया करो, बच्चों में शेयर भी करो, अपने दोस्तों में ढेर सारे लोगों को शेयर कर दिया करो, करते नहीं हो तुम लोग, ठीक है। और पढ़ना शुरू कर दो। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका मोस्ट वेलकम है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको एक सजेशन है कि प्लीज पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो मैं कह रहा हूं फॉलो करिए अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको कुछ और ही करना है तो आप कर सकते हैं। भारत आजाद है, आप भी आजाद हो, मैं भी आजाद हूं, अपनी अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये सब समझ में आया होगा। अब ये मैं मिटा देता हूं, कुछ नालायक बच्चे इसे भी लिख जाएंगे कि तूने पता नहीं कि सर समझा रहे थे। कुछ नालायक बच्चे ऐसे भी हैं, तो मैंने हटा दिया। अब क्या करना है आपको, ये पूरा का पूरा नोट्स, अभी मैं स्क्रीन खाली कर दूंगा, पूरा का पूरा नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से लिखना। और इस चैप्टर में बस एक लेक्चर और बचा हुआ है। इस चैप्टर में लेंस में बस एक लेक्चर और बचा हुआ है। अगले ही लेक्चर में जैसे मैं एक क्लास और लूंगा, लेंस हमारा खत्म हो जाएगा। केवल क्या बचेगा, न्यूमेरिकल्स। उसके लिए 2 से 3 क्लास लेके आऊंगा, न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर लेंस भी हमारा पूरा अच्छे से समाप्त हो जाएगा। तो आप देख लो ऑनलाइन क्लास की पावर कि कितनी पावर है। धीरे धीरे करके 2-2.5 महीने बीत गए। वैसे आप टाइम पास करते घर पे तो कुछ नहीं पढ़ पाते, और बहुत सारे स्कूलों में जहां पे नहीं पढ़ाया जा रहा है या जहां पे गार्जियन और बच्चे अवेयर नहीं, वो आज भी नालायकपंती कर रहे हैं, उनसे नहीं हो रहा है। उनको लेंस नहीं पता, उनको दर्पण नहीं पता, अभी भी वो शून्य पे है, ठीक है। तो आप देख लो कि आपको कहां तक मैं ले जा सकता हूं, लेकिन बशर्ते जब आप पढ़ोगे तब, जब आप सपोर्ट करोगे तब। बाकी आपकी मर्जी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।